गुड इवनिंग दोस्तों। राहुल सर की क्लास में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम पढ़ेंगे पीटी 365 के अंतर्गत सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व। ठीक है, अभी 2025 में यूपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका मेन जो उद्देश्य है कि हम प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन यहाँ से आएँ हम उसे कर ले जाएँ। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट होगा हम उसी पर टारगेट ये होगा कि हम प्रीलिम्स में करीब 1 से 2 क्वेश्चन तो संभावना है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो हम इसे कवर अप करेंगे। टारगेट ये होगा कि हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न आने की संभावना या जो पैटर्न यूपीएससी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए देखिए सुश्रुत जी चर्चा में था। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सुश्रुत जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कभी कभी पूछता है, किताबें पूछता है, राइटर्स के नाम पूछता है। तो जैसे आप देखिए इनका जन्म जो हुआ था या रहने वाले कहाँ के थे, काशी के थे। ठीक है, आप इन्हें देखेंगे तो ये भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक भी माने जाते हैं। जो आप सर्जरी की बात करते हैं, ठीक है, ये सर्जरी के क्या जनक भी माने जाते हैं। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जैसे सुश्रुत संहिता। आप देखिए सुश्रुत संहिता इन्होंने संस्कृत में लिखा है, यानी जो अपनी इन्होंने पुस्तक लिखी है किस भाषा में लिखी है, ठीक है, संस्कृत में लिखा है। और सबसे पहले इन्होंने ही, अगर आप देखेंगे तो मोतियाबिंद का क्या किया था, मोतियाबिंद की सर्जरी की थी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे महर्षि चरक की चरक संहिता और वाग्भट की अष्टांग हृदय भी दिया गया है। तो यूपीएससी क्या करता है, वो आपसे बुक का नाम देगा। ठीक है, साथ ही साथ पूछेगा कि कौन से लेखक हैं इसके। तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि सुश्रुत संहिता संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, किसने लिखा है, तो सुश्रुत जी ने। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे ये भी याद रखिएगा। रहने वाले ये कहाँ के थे, बनारस के। ठीक है, और इसके साथ साथ देखें चरक संहिता भी देख लेते हैं। इसे किसने लिखा था, तो महर्षि चरक ने। ठीक है, वाग्भट जी थे, उन्होंने क्या लिखा था, अष्टांग हृदय। ठीक है, तो इतना याद रहेगा। फिर देख लेते हैं त्रिवल्लुर। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, बस इनकी कृति याद रखिएगा। इन्होंने क्या लिखा है, तिरुक्कुरल नामक करके इन्होंने एक पवित्र छंद लिखा है, ये याद रहना चाहिए। ठीक है, और तमिलनाडु राज्य में आप देखेंगे तो 15-16 जनवरी को इनके नाम से क्या मनाया जाता है, दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, फिर चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में। तो ये कहाँ के रहने वाले थे, हम ये याद रखेंगे। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे, आलंदी के। और ये किस संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो ये वारकरी संप्रदाय से जुड़े हुए थे। किससे, वारकरी संप्रदाय, याद रखिएगा। ये वैष्णव भगवान की पूजा करते हैं, ये इससे जुड़े हुए थे। साथ ही साथ इन्होंने भगवत गीता पे मराठी भाषा में, ठीक है, ज्ञानेश्वरी नामक टीका भी लिखा था। यानी कि भगवत गीता पे अगर किसी ने टीका लिखा था मराठी में तो इन्होंने ही लिखा था, उसका नाम था ज्ञानेश्वरी। यानी ज्ञानेश्वरी किसने लिखा था, तो संत ज्ञानेश्वर जी ने। ठीक है, बाकी अमृता अनुभव भी इनकी रचना है, ये याद रखना है। ठीक है, और अभंग नामक अनेक भक्ति काव्य की रचना भी इन्होंने ही की है। तो कौन कौन से किया इन्होंने, भगवत गीता पर मराठी भाषा में इन्होंने क्या लिखा है, ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखा, अमृता अनुभव नामक की रचना की, और अभंग नामक। ठीक है, रहने वाले ये महाराष्ट्र के थे और वारकरी संप्रदाय से इनका संबंध था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये श्रीमती शंकर देव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा होती है, हालांकि यूपीएससी ने इन पे पूछा भी है। तो हम ये देख लेते हैं, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म आप देखेंगे तो असम में हुआ था। ठीक है, असम में इनका जन्म हुआ। अगर इनका योगदान देखें तो वही है कि वैष्णववाद के समर्थक ये भी थे, वैष्णव भगवान की ये भी पूजा करते थे। हालांकि देखेंगे तो कृष्ण के प्रति काफ़ी आस्था रखते थे, और ये पूरी तरीके से एकेश्वरवादी थे। ठीक है, साथ ही साथ आप देखेंगे जो हम बात करते हैं तो इन्होंने संगीत की एक नवीन शैली बोर गीत, कभी कभी पूछता है बोर गीत किसने लिखा था, तो इन्होंने ही सृजन किया था, याद रखिएगा, बोर गीत का इन्होंने सृजन किया था। इसके बाद इन्होंने नाट्य प्रदर्शन अंकिया नाट और भावना इन दोनों का किया था। और जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है सतरिया को अगर किसने बढ़ावा दिया था, या यही थे श्रीमंत शंकर देव जी ही थे। ठीक है, इसके बाद जो साहित्यिक भाषा ब्रजावली भी इन्हीं की देन है। इसके अलावा अगर इनकी साहित्यिक कृतियाँ देखेंगे तो भक्ति रत्नाकर और कीर्तन घोष। तो हमें समझना होगा कि कम से कम बोर गीत याद रखिएगा, सतरिया याद रखिएगा, ये 2 चीज़ें याद रखिएगा। कौन जुड़े हैं इससे, तो इससे जुड़े हैं श्रीमंत शंकर देव। ठीक है,
इसके बाद आती हैं रानी दुर्गावती। ठीक है, तो रानी दुर्गावती किस समाज से या किस साम्राज्य से जुड़ी थी, इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो ये जुड़ी थी आपका ये कड़ाकंड का गोंड साम्राज्य से। ठीक है, गोंड साम्राज्य से ये जुड़ी थी, और देखेंगे आप तो इनका काफ़ी योगदान था इस साम्राज्य को आगे ले जाने में। बाकी इनका जन्म कहाँ हुआ, तो बस इतना याद रखिएगा, ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आए। हाँ, अबुल जो फजल थे, इतिहासकार थे, इन्होंने भी क्या किया था, इनका उल्लेख किया है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, भी चर्चा में था। संत तुकाराम भी चर्चा में थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि पुणे में अभी हवाई अड्डे का नाम बदल दिया गया। अगर आप पुणे में देखेंगे तो पुणे में हवाई अड्डे का नाम बदल करके संत तुकाराम जी के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, इनके बारे में जान लीजिए, कौन थे। तो देखिए, संत हैं तो भक्ति आंदोलन से तो जुड़े होंगे। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन से के समर्थक भी थे ये, और शिवाजी जो महाराज हैं उनके समकालीन भी थे। जो शिवाजी महाराज हैं ये उनके समकालीन भी थे। इसके बाद ये वारकरी संप्रदाय से भी जुड़े थे। ठीक है, किससे जुड़े थे, वारकरी संप्रदाय से। तो वारकरी संप्रदाय से ये भी जुड़े थे, संत ज्ञानेश्वर भी जुड़े थे, एकनाथ भी जुड़े थे, और नामदेव भी जुड़े थे। ठीक है, और प्रमुख योगदान की बात करेंगे तो इन्होंने क्या लिखा है, अभंग भक्ति कविताओं की रचना की है। ठीक है, और आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में इन्होंने कीर्तन नामक आध्यात्मिक गीतों का प्रचलन भी किया। जो कीर्तन आप सुनते हैं उनका प्रचलन भी इन्होंने किया था। ठीक है, चलिए ठीक है, इनकी कृतियाँ आप देखेंगे तो वही है, मराठी भाषा में इन्होंने तुकाराम गाथा लिखा था, तो इनके नाम से ही क्लियर हो जाता है। ठीक, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक और व्यक्ति का नाम आता है ललित बोरफुकन। तो ठीक है, इनके बारे में जान लेते हैं। असम के रहने वाले थे, साथ ही साथ ये पाइक प्रथा के संस्थापक थे। कुछ याद रहे चाहे ना रहे, ठीक है, याद रखिएगा कि पाइक प्रथा कि ये संस्थापक थे। और पाइक आप प्रथा जानते ही थे कि अहम साम्राज्य में, जो अहम साम्राज्य था असम का, उसमें जबरन श्रम या बेगार की एक प्रथा थी। ठीक है, और क्या था, उसी प्रथा के एक तरीके से ये संस्थापक थे। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं सक्तन थन थम्पूरन। ठीक है, इनके बारे में, नाम तो बड़ा अजीबोगरीब है सक्तन थम्पूरन। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ नहीं, ये केरल के रहने वाले थे, पहला इतना हम जान लेंगे। दूसरा क्या देखेंगे, इन्होंने त्रिशूर पूरम की शुरुआत की। मंदिरों में एक उत्सव होता था जो भगवान शिव को समर्पित होता था। ठीक है, जो भगवान शिव को समर्पित होता था। ठीक है, कौन था, त्रिशूर पूरम। तो इन्होंने त्रिशूर पूरम की शुरुआत की। ठीक है, बस ये याद रखिएगा केरल में, और इनके बारे में कुछ खास नहीं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं रानी चेन्नम्मा, काफ़ी ये भी चर्चा में थी। तो रानी चेन्नम्मा की बात करेंगे तो सिर्फ इनको हम याद करते हैं तो कित्तूर का विद्रोह हुआ था 1824 में। कहाँ का विद्रोह हुआ था, कित्तूर का जो विद्रोह हुआ था उसमें हम इनको क्या करते हैं, याद करते हैं। और माना ये जाता है कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, यानी ब्रिटिश के खिलाफ, ये पहला भारतीय शस्त्र विद्रोह था। यानी अगर पहला देखा जाए कि भारतीयों द्वारा अगर शस्त्र विद्रोह किया गया था, खासकर किसी महिला के नेतृत्व में, तो वो कौन सा था, कित्तूर विद्रोह था 1824 में। और इसका नेतृत्व किसने किया था, इसका नेतृत्व किया था रानी चेन्नम्मा ने। ठीक है, और ये रानी जो चेन्नम्मा रहने वाली थी कहाँ की, कर्नाटक की। ठीक है, कहाँ की रहने वाली थी, तो कर्नाटक की। तो हमारे लिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, चलिए फिर ये देखिए फकीर लालन शाह, नाम ऐसे ऐसे हैं। ठीक है, लेकिन बस हम उतना ही जानेंगे जितना क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जानना है। तो फकीर लालन शाह ने क्या किया था, इन्होंने लालन अखाड़ा, जो लालन अखाड़ा है इसकी स्थापना की थी। बस याद रखिएगा, लालन अखाड़ा की स्थापना किसने किया था, तो फकीर लालन शाह ने। लालन इनके नाम में भी है। ठीक है, इसके साथ साथ बाउल संगीत का जनक भी माना जाता है इनको, बाउल संगीत का जनक। ठीक है, संगीत पे काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो बाउल संगीत का जनक कौन था, तो फकीर लालन शाह जी थे। ठीक है, और आप देखेंगे इसी बाउल संगीत को 2008 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल किया है। तो इसलिए बाउल संगीत इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके बारे में कम से कम यही पूछ देगा कि इसके कौन संस्थापक थे या फिर कौन इसके जनक थे, तो फकीर लालन शाह थे। ठीक है, एक और नाम आता है। ठीक है, आप देखेंगे राघोजी भांगरे। कुछ याद रहे चाहे न याद रहे, ठीक है, इतना याद रखना है कि कोली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, कोली विद्रोह। ठीक है,
1822 से लेकर के ये 29 तक चला था। इसका नेतृत्व किया था राघोजी भांगरे ने। ठीक है, किसने किया था? राघोजी भांगरे ने। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद देखते हैं ठाकुर रणमत सिंह। ठीक है, ठाकुर रणमत सिंह। तो बस इतना याद रखना है कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, ठीक है, सतना में किसने अहम भूमिका निभाई थी इसमें योगदान में? तो ठाकुर रणमत सिंह ने सतना में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता के रूप में इन्होंने क्या किया था? एक भूमिका निभाई थी, इसलिए चर्चा में थे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद आते हैं आपका कंदुकरी वीरेशलिंगम। ठीक है, कंदुकुरी वीरेशलिंगम, ये इंपॉर्टेंट है। ये एक समाज सुधारक थे। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, एक समाज सुधारक थे। और इन्होंने ही तेलुगु पुनर्जागरण का, जो तेलुगु था साहित्य है, ठीक है, उसमें पुनर्जागरण किया था। ठीक है, तो यानी इसीलिए इनको तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक भी माना जाता है। यानी कि एक पॉइंट याद रखिएगा कम से कम कि तेलुगु पुनर्जागरण आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? तो कंदुकुरी वीरेशलिंगम को। ठीक है, और बाकी इनका योगदान आप देखेंगे तो इन्होंने आंध्र प्रदेश में ब्रह्मो मंदिर नाम से एक मंदिर भी बनवाया था और हितकारिणी विद्यालय की स्थापना भी की थी। तो कम से कम विद्यालय का तो नाम याद रखिएगा कि हितकारिणी विद्यालय की स्थापना। दो चीज़ याद रखिएगा, कहाँ पे था ये विद्यालय? आंध्र प्रदेश में था। दूसरा किसने बनवाया था? तो वीरेशलिंगम ने इनको बनवाया था। ठीक है, और इन्होंने एक उपन्यास भी लिखा था। कौन सा उपन्यास था? राजशेखर चरित्रामू। ठीक है, जो तेलुगु साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। कौन सा? राजशेखर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखिएगा, राजशेखर चरित्रामू जो तेलुगु साहित्य का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इनकी एक पत्रिका भी थी, विवेक वर्धिनी। ठीक है, हालांकि इसमें इंपॉर्टेंट सबसे क्या है कि तेलुगु साहित्य का, जो तेलुगु है साहित्य को वही पुनर्जागरण आंदोलन के जनक माने जाते हैं। और इन्होंने ही राजशेखर चरित्रामू भी लिखा था, हितकारिणी विद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, इसके बाद विवेक वर्धिनी नामक पत्रिका प्रकाशन भी किया था। ठीक है, अभी इनको जयंती पर सरकार ने याद किया था, इसलिए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। इसके बाद देखते हैं कि ये कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, कौन? कादम्बिनी गांगुली। ये 18 जुलाई को देखा जाए तो इनकी जयंती मनाई गई थी, इसलिए चर्चा में है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बिहार में। जो कादम्बिनी गांगुली थी, इनका जन्म हुआ था बिहार में। और आप देखेंगे तो 1889 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, ठीक है, कि पहले महिला प्रतिनिधिमंडल में शामिल 6 प्रतिनिधियों में से एक थी। वैसे तो ये ब्रह्म समाज की जो ब्रह्म समाज है उसकी सदस्यता भी थी। और साथ ही जो कांग्रेस का पहला जो पहला जो महिला प्रतिनिधिमंडल बना था ब्रिटिश के सामने जा कर के, ठीक है, क्या प्रस्ताव रखना था, उसमें उसमें देखें जाए तो इस महिला ने क्या किया था? भाग भी लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद 1891 में इनके ही प्रयास से, ठीक है, भारत का पहला एज ऑफ कंसेंट अधिनियम पारित हुआ था। एज ऑफ कंसेंट अधिनियम यानी सहमति अधिनियम किसकी सहायता से पारित हुआ था? तो कादम्बिनी गांगुली, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूछा था पिछली बार, क्वेश्चन था, किसी प्रथा पे था, दिया था कि किनके प्रयास से हुआ था, तो कादम्बिनी गांगुली के याद रखिएगा कम से कम। इनके प्रयास से क्या हुआ था? एज ऑफ कंसेंट अधिनियम जो 1891 में आया था, ठीक है, वो पारित हुआ था। ठीक है, फिर देखिए, ठीक है, फिर देखते हैं नारायण गुरु। नारायण गुरु हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और ये भी क्या थे? एक समाज सुधारक ही थे। और कहाँ के रहने वाले थे? ये केरल के। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे तो ये केरल के एजवा समुदाय से थे। इनके बारे में याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने निम्न जातियों के उत्थान के लिए बहुत ही काम किया था। और ये खुद निम्न जाति से थे और एजवा समुदाय से संबंधित थे ये। इन्होंने आप देखेंगे तो अद्वैत वेदांत को अपनाया था। ठीक है, और इनका एक नारा था, वो याद रखिएगा कि सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर हो। इनका मानना यह था कि सभी मनुष्यों के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर हो। ठीक है, यानी कि ये सामाजिक समानता पे क्या करते थे? बहुत ज़्यादा फोकस करते थे। ठीक है, इसके बाद इनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है, अगर इन्होंने क्या कविता और क्या साहित्य लिखा,
तो इनका याद रखिएगा, इन्होंने दशकम, आत्मोपदेश, ठीक है, आत्मोपदेश और शतकम, ये 2 चीज़ें लिखी थी। ये रचनाएं कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इन्होंने 1924 में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया था, ठीक है, याद रहेगा, ठीक ना। फिर चलिए विपिन चंद्र पाल के बारे में देखते हैं। आप देखेंगे तो इनका नाम लाल बाल पाल के साथ जुड़ के भी आता है, ठीक है। ये क्या माने जाते थे, ये उग्रवादी नेता माने जाते थे। आप देखेंगे कांग्रेस में जो थे, ठीक है। तो अब इनका जन्म कहाँ हुआ था, सिलवट, वो जो बांग्लादेश में है, अभी बांग्लादेश में है, इसलिए याद रखना है, इनका जन्म हुआ था विपिन चंद्र पाल जी का, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था बताइए। इन्होंने एक तरीके से ब्रिटिश के बारे में इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन उनकी दी थी कि कैसे कैसे शोषण कर रहे हैं, ठीक है। और इनकी नीतियाँ भी थोड़ी उग्र थी उनको लेकर के। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इनकी पुस्तकों के बारे में कम से कम देख लें। जो वंदे मातरम, जो इनका दैनिक रूप से निकालते थे, पत्रिका थी एक तरीके से, ये इन्हीं की पुस्तक थी। न्यू इंडिया एक साप्ताहिक जर्नल इन्हीं का था। और हिंदी रिव्यू मासिक भी क्या था, मासिक आधार पर निकाले जाने वाली पत्रिका भी इन्हीं की थी, ठीक है। यानी वंदे मातरम और हिंदी रिव्यू। न्यू इंडिया कहीं कहीं आप देखेंगे तो कहीं कहीं देखेंगे ये न्यू इंडिया जो है ना, ये एनी बेसेंट का नाम आता है। तो न्यू इंडिया को हटा दीजिएगा, इसमें दिया हुआ है, लेकिन हालांकि साप्ताहिक था उनका, तो ठीक है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये भी काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, क्रांतिकारी आंदोलनों में बहुत बड़ा योगदान दिया था, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, पहले तो याद रखेंगे इनका जन्म गुजरात में हुआ था। इन्होंने लंदन में होम रूल, इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना की थी, याद रखिएगा। कहाँ पे, लंदन में इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना किया था। किसने किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने, ठीक है। ये ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के प्रसार को, मतलब उनके विरोध करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है। ब्रिटिशों का विरोध करने के लिए इन्होंने ऐसा किया था। साथ ही इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी, द इंडियन, ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट, याद रखिएगा कौन सा, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, इन्होंने पत्रिका भी निकाली थी। इसके बाद ये पत्रिका आप देखेंगे वैसे तो अंग्रेजी में था। इन्होंने, ठीक है, मतलब इन्हें बम्बई में आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे। ये बम्बई आर्य समाज, क्या देखे कौन सा आर्य समाज, जो बम्बई आर्य समाज था उसके प्रथम अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था, ठीक है। बाद में आप देखेंगे तो अब इंग्लैंड में तो विरोध कर नहीं सकते थे, तो बाद में इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड से चले गए और इन्होंने अपना मुख्यालय देखें तो कहाँ बनाया था, पेरिस में बनाया था, ठीक है। ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं मैडम भीखा जी कामा के बारे में, ठीक है। काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट हैं। ये इंपॉर्टेंट, पहले तो ये जानते हैं कहाँ से रहने वाली थी ये, इनका संबंध कहाँ से था। इनका संबंध था गुजरात से, और ये भारतीय क्रांति की जननी, ठीक है। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी के नाम से ये क्या हैं, लोकप्रिय हैं, ठीक है। इसलिए ये याद रखिएगा, ठीक ना। और भी देखते हैं, देखिए इनका अगर योगदान देखेंगे, ठीक है, तो इन्होंने भी वंदे मातरम पत्रिका निकाली थी, अभी हमने पीछे देखा था ना। लेकिन इन्होंने पेरिस में निकाला था, पेरिस में संस्करण शुरू किया था। कहाँ पे, पेरिस में, तो याद रहेगा पेरिस में संस्करण इन्होंने शुरू किया था, ठीक है। और ये पेरिस इंडियन सोसाइटी की मतलब स्थापना भी इन्होंने की थी, ठीक है। और इसी को आप देखेंगे तो जो पेरिस इंडियन सोसाइटी था, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, भारत मंडल के नाम से। यूपीएससी पूछता है कि भारत मंडल के नाम से किसे जानते थे, तो याद रखिएगा पेरिस इंडियन सोसाइटी, ठीक है, जिसमें भीखा जी कामा का भी काफ़ी योगदान था। उसके बाद आप देखेंगे तो 22 अगस्त 1907 को, ठीक है, यानी 22 अगस्त 1907 को इन्होंने जर्मनी में, कहाँ पे, जर्मनी में पहली बार विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराया था। यानी कि अगर विदेश में देखा जाए तो भारतीय ध्वज फैलाने वाली सबसे पहली महिला यही थी। और कहाँ इन्होंने फैलाया था, तो इन्होंने जर्मनी में, ठीक है, याद रहेगा। और इन्होंने जो झंडा फहराया था, याद रखिएगा, वो झंडा भी खुद इन्होंने बनाया था। साथ ही श्याम जी कृष्ण वर्मा जी ने संयुक्त रूप से क्या किया था, उस झंडे को डिजाइन किया था, ठीक है। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं, ये श्री अरविंदो, ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखेंगे तो
1905 के आंदोलन में ये भी काफ़ी एक्टिव थे। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म भी हुआ था कोलकाता में। ठीक है, और ये अनुशीलन समिति के संस्थापक थे, यानी कि जो सबसे पहले आप देखेंगे बंगाल में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसमें एक समिति थी अनुशीलन समिति, तो उसी के संस्थापक भी थे ये। ठीक है, इनका मानना था कि अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे, अस्त्र शस्त्र के साथ हम क्या करेंगे, इनका सामना करेंगे। ठीक है, और इन्हें फिर बाद में देखा जाए तो अलीपुर बम केस में, याद रखिएगा किस केस में? अलीपुर बम केस में इन्हें क्या किया गया? इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया 1908 में। ठीक है, जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर बाद में जब ये छूट करके आते हैं, ठीक है, तो फिर इन्हें क्या करते हैं, संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, ये संन्यास ले लेते हैं और 1926 में आप देखेंगे तो 1926 में पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना करते हैं। यानी कहाँ स्थापना करते हैं? पांडिचेरी में चले जाते हैं और वहीं पे आश्रम लगा करके एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाते हैं। ठीक है, अब जब देखेंगे ये बहुत ही क्रांतिकारी थे तो इन्होंने कुछ पुस्तकें भी निकाली थी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे युगांतर, वंदे मातरम और कर्मयोगी जैसी पत्रिकाओं से भी इनका संबंध था। तो युगांतर और कर्मयोगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, युगांतर और कर्मयोगी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सब क्या था? ये सब क्रांतिकारी पत्रिकाएं थीं। ठीक है, बाकी इन्होंने बाद में पुस्तकें भी कुछ लिखी जैसे द लाइफ डिवाइन। ठीक है, ये व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। द लाइफ डिवाइन भी इन्होंने लिखा, फिर इन्होंने ऐसे ऑन गीता लिखा। ठीक है, फिर योगा पे पुस्तकें लिखी, डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर भी लिखा, अनेक प्रकार की इन्होंने क्या किया, पुस्तकों के बारे में लिखा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं कि ये तारकनाथ दास द्वारा ये मतलब तारकनाथ दास क्यों इंपॉर्टेंट थे? इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? इनका भी जन्म आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में भी हुआ था। और ये भी इसलिए इम्पोर्टेंट थे क्योंकि जो अनुशीलन समिति बनी थी, ठीक है, जो क्रांतिकारी समिति थी वो भी उसमें शामिल थे, इसके सदस्य थे। ठीक है, अब आप देखेंगे इन्होंने ही सही का संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या किया था? ब्रिटिश विरोधी अखबार निकाला था, यानी फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू किया था। तो दो चीज़ें याद रखिएगा, फ्री हिंदुस्तान जो न्यूज़पेपर था वो किसने निकाला था? तो तारकनाथ दास जी ने ये पेपर निकाला था। ठीक है, और जब ये पेपर निकाला था कहाँ पे निकाला था? तो इन्होंने ये पेपर यूएसए में निकाला था। ठीक है, कहाँ निकाला था? यूएसए में। बाकी ये अनुशीलन समिति से भी जुड़े हुए थे और गदर आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, गदर आंदोलन, ये दोनों क्या था? एक क्रांतिकारी आंदोलन थे। और बाद में इन्हें क्या, भारत जर्मन षड्यंत्र मामले में फंसा करके इन्हें जेल दे दी गई थी। ठीक है, एक और नाम आता है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसमें शॉर्ट में याद रखिए, ये चिदम्बरम पिल्लई, इनको याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है? चिदम्बरम पिल्लई। इन्हें प्यार से कपलोटिया तमिलन भी कहा जाता है। ठीक है, और मतलब और भी नाम है इनके, बस याद रखिएगा। जो 1906 में आप देखेंगे तो स्वदेशी जलयान चलाने वाले पहले भारतीय थे। यानी जो अब स्वदेशी जलयान बनाया गया 1905 में, जब आंदोलन हुआ तो हमने कहा कि बंगाल विभाजन हुआ तो हमने कहा भैया अब हम अंग्रेजों का कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, खुद का जहाज़ बनाया और ये जहाज़ चलाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, और ये आप देखेंगे तिलक जी के शिष्य भी थे। और साहित्यिक अगर इनकी कृतियाँ देखेंगे तो इन्होंने भी लिखा था, ऐसा नहीं है। अब इन्होंने आप देखेंगे तो तमिल व्याकरण के जो प्राचीन ग्रंथ है तो इन्होंने तोलक्कापियम का संकलन भी किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इनको, थोड़ा सा ज़्यादा याद नहीं रखना है। ये देखिए करतार सिंह सराभा अभी चर्चा में थे, तो बस इतना याद रखिएगा किस पार्टी से जुड़े थे, करतार सिंह सराभा। तो याद रखिएगा कि ये गदर दल के सदस्य थे। ठीक है, कहाँ के थे? गदर दल के सदस्य थे। ठीक है, और इन्हें लाहौर षड्यंत्र केस की बात आती है तो लाहौर षड्यंत्र केस में इन पे भी मुकदमा चलाया गया था और पंजाब के थे। बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, रास बिहारी बोस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रास बिहारी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये व्यक्ति, इनका काफ़ी योगदान है। आप देखें तो इन पे जो प्रभाव था वो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव था। ठीक, इसके बाद आप देखेंगे तो टोक्यो में, ठीक है, टोक्यो में आप देखेंगे तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया था इन्होंने। यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जापान में किसने किया था? तो रास बिहारी बोस जी ने किया था। इसके बाद गदर आंदोलन और आज़ाद हिंद फौज, ठीक है, जिसमें सुभाष चंद्र जी बाद में जोड़ते हैं, इसके गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी आज़ाद हिंद फौज के लिए ही बेसिकली इनको जाना जाता है। लेकिन याद रखिएगा टोक्यो में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये युगांतर जो पत्रिका थी उसके सक्रिय सदस्यों में से भी ये एक थे। ठीक है,
चलिए, इसके बाद देखिए एक व्यक्ति का नाम और आता है पिंगली वेंकैया। याद है आपको, भारत का जो तिरंगे का जो डिजाइन वर्तमान में देखा जाए तो एक तरीके से इन्होंने ही तय किया था। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, कम से कम याद रखेंगे, पिछली बार तिरंगे पे क्वेश्चन भी पूछा था। तो इनका जन्म आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने ब्रिटिश सेना के रूप में भी काम किया था, यानी कि अंग्रेजों की तरफ से कहाँ लड़े थे, दक्षिण अफ्रीका में जाकर के इन्होंने लड़ा था। ठीक है, अब महात्मा गांधी जी ने इनसे अनुरोध किया था कि भाई साहब आप क्या करिए, एक भारत का एक ध्वज बना दीजिए, डिजाइन कर दीजिए। तो इन्होंने क्या किया था, डिजाइन किया था। और आप देखेंगे इन्हीं के जन्म दिवस पर, ठीक है, देश भर में तिरंगा उत्सव मनाया गया था। ठीक है, याद रहेगा। ठीक बा, चलिए, ये राम प्रसाद बिस्मिल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कम से कम इनके बारे में इतना याद रखिएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में हुआ था। अभी इनके हाल ही में खैर जयंती मनाई गई है। और ये मैनपुरी षड्यंत्र के अंतर्गत क्या किया गया था, इन पे मुकदमा चलाया गया था। ठीक है, और इन्होंने देखेंगे तो इस षड्यंत्र में उन्होंने देशवासियों के नाम संदेश शीर्षक नाम से एक पुस्तिका भी लिखी थी। यानी देशवासियों के नाम संदेश नामक पुस्तिका किसने लिखा था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। ठीक है, मैनपुरी षड्यंत्र में इनको फंसाया गया था। उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले में क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। फिर आप देखेंगे 1924 में क्या हुआ था, सचिंद्र सान्याल और बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और योगेश चंद्र चटर्जी ने मिलकर, इन्होंने ही मिलकर एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है, और आप देखेंगे काकोरी जो कांड हुआ था उसमें भी ये एक मुख्य क्रांतिकारी के रूप में इनकी भूमिका थी। ठीक है, इसके बाद एक व्यक्ति और आते हैं, वो कौन आते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद जी। अभी इनके 23 जुलाई को क्या किया गया, इनका जन्मदिन था, तो उस पर उनको याद किया गया। अब इनका जन्मदिन याद रखिएगा, अलीराजपुर रियासत में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आप तो जानते हैं, बाकी इनके बारे में जानते हैं। जब इनसे पूछा गया था कि आपका नाम क्या है, तो इन्होंने कहा था कि मतलब यही कि अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना घर बताया था इन्होंने। ठीक है, बाकी आप देखेंगे तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में भी ये शामिल हो गए थे। ठीक है, काकोरी रेल डकैती में भी इन्होंने भाग लिया था। और हाँ, लाला लाजपत राय की जब हत्या हो गई थी, ठीक है, जो साइमन कमीशन आया था उसका विरोध करते समय जो लाठीचार्ज इन पे किया गया था, तो इन्होंने 1928 में लाहौर में जॉन पी सॉन्डर्स पर गोली भी चलाई थी। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 1928 में, ठीक है, इन्हीं की सलाह पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। ये क्या था, एक क्रांतिकारी संगठन था, ये एक क्रांतिकारी संगठन था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं शहीद भगत सिंह के बारे में। इसमें जितना दिया है, जितना इंपॉर्टेंट है, हम उतने पे ही बात कर रहे हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा हम बात नहीं कर रहे हैं। तो शहीद भगत सिंह के बारे में आप देखिए, उनकी भी जयंती थी तो इन्हें भी याद किया गया था। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था, याद रखिएगा, पंजाब में हुआ था। लेकिन हाँ, अब वो पंजाब कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। ठीक है, इन्होंने देखे तो इनका भी काफ़ी योगदान था। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, याद रखना, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की, इन्होंने ही किया था। ठीक है, और इन्होंने ही आप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदल करके क्या किया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। ठीक है, और आप देखेंगे तो 1929 में जो दिल्ली में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव था, इसमें इन्होंने बम फेंका था, किसके साथ मिलकर के, बटुकेश्वर दत्त के साथ। याद रखिएगा, बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के इन्होंने दिल्ली सेंट्रल पे बम फेंका था, जिस पे क्या हुआ था, इनके खिलाफ फिर मुकदमा भी चलाया गया था। ठीक है, उसमें एक बिल पे चर्चा की जा रही थी, कभी कभी पूछता है तो याद रखिएगा, ट्रेड डिस्प्यूट बिल। उस समय किस बिल पे चर्चा हो रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे चर्चा हो रही थी। उसी समय इन्होंने बम फेंका था। हालांकि उसमें कोई हताहत नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी इन्हें क्या किया, गिरफ्तार कर लिया था। हाँ, इनका एक नारा भी था, इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि भगत सिंह का एक नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, ये भी याद रखिएगा। और मैं नास्तिक क्यों हूँ, इनकी कृतियाँ भी हैं। ठीक है, और द जेल नोटबुक इन्होंने ही लिखा था। ठीक है, ठीक है, एक नाम और आता है अशफाक उल्ला खां। ठीक है, बस अशफाक उल्ला खां में ये भी याद रखना है कि ये भी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। ठीक है, उस पार्टी से जुड़े थे, और इन्होंने भी काकोरी ट्रेन कांड में हिस्सा लिया था। क्योंकि यूपीएससी कभी कभी ऐसे ही पूछता है, काकोरी ट्रेन कांड दे सकता है और पूछ सकता है किसमें किसने किन किन क्रांतिकारियों ने क्या किया था, हिस्सा लिया था। ठीक है,
और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रहेगा तो अच्छा है, ठीक है। वहीं शहीद उधम सिंह की देखा जाए तो 31 जुलाई को इनका अब क्या हुआ, शहीद दिवस के रूप में मनाया गया, जो इनका शहीद दिवस था वो मनाया गया। इनका भी जन्म पंजाब में हुआ था, उधम सिंह का भी जन्म। हाँ, अब आप देखिए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, इन्होंने शपथ ली थी, इन्होंने शपथ लिया था कि हम भाई बदला लेंगे, हम बिना बदला लिए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और उसी में आप देखेंगे तो 1900 फिर बदला लेते लेते मतलब 1940 में जा करके माइकल ओ डायर को गोली मार के हत्या भी कर देते हैं, ठीक है, जो उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, ठीक है। जो पंजाब का जब 1919 में आप देखेंगे जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो जो उस समय का जो आप देखेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर, उसको 31 मार्च 1940 को ये मार भी देते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है। और फिर इसके बाद ये देखिए शिकागो में, ठीक है, शिकागो में ये आज़ाद पार्टी का गठन भी करते हैं। कहाँ पे, शिकागो। शिकागो कहाँ है, यूएसए में। यानी आज़ाद पार्टी का गठन कौन करता है, शहीद उधम सिंह। कहाँ करते हैं, शिकागो में, ठीक है। माइकल और वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो शामिल था लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसकी हत्या कौन करते हैं, तो यही करते हैं, ठीक है। चलिए ये श्री क्या नाम दिया हुआ है, शिवराम हरि राजगुरु। शिवराम हरि राजगुरु यानी कि राजगुरु के हम नाम से जानते हैं ना, जिनको फांसी दे दी गई थी, याद आपको 23 मार्च 1931 को आप देखेंगे तो राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव, 3 नाम याद रखिएगा, काफ़ी विवादित था ये, जिनको फांसी दे दी गई थी, ठीक है। और आप देखेंगे इनकी शहादत को श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च को ही, ठीक है, शहीद दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो ये राजगुरु जी का भी जन्म कहाँ हुआ था, पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। ये भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्या थे, एक प्रमुख सदस्य थे, ठीक है। शरद चंद्र बोस जी थे, इनका भी अभी देखें तो जयंती थी, बस इनके बारे में इतना जान लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के भाई थे, ब्लॉक और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना में इन्होंने भी क्या किया था, काफ़ी उनकी हेल्प किया था। इनका भी जन्म उड़ीसा में हुआ था, तो उनका भी जन्म कहाँ हुआ होगा, सुभाष चंद्र बोस जी का भी जन्म कहाँ हुआ होगा, उड़ीसा में ही हुआ होगा, ठीक है। एक व्यक्ति का नाम और आता है नरसिम्हा गोपाला स्वामी अयंगर, ये भी चर्चा में थे, ठीक है। तो जब ये चर्चा में थे तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनके बारे में बस इतना जानिए कि ये प्रारूप समिति के जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी संविधान सभा की, उसके ये सदस्य थे, ठीक है। कौन थे, उसके सदस्य थे, बस इतना याद रहेगा। और दूसरा भी देख लीजिए एक कि वे स्वतंत्र भारत के रक्षा, रेलवे और परिवहन मंत्री भी रहे थे, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। एक और नाम आता है तिलेश्वरी कोच। तो करंट पढ़ने का ये तो फ़ायदा है, ठीक है। फ़ायदा ये है कि आप ऐसे ऐसे नाम पढ़ेंगे जो आप कभी भी किसी रेफरेंस बुक में या एनसीईआरटी में आपको पढ़ने में को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अभी तिलेश्वरी कोच बस इतना याद रखिए कि इन्हें हम क्यों याद रखते हैं, तो असम में, वही असम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, असम में इनका जन्म हुआ था। और वही देखेंगे आप जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो एक ढेकिया जुली में एक पुलिस स्टेशन था, उसी पे तिरंगा फहराने गए थे, तो अंग्रेजों ने क्या किया था, इन्हें गोली मार दिया था, ठीक है। तो कभी कभी इस घटना को ढेकिया जुली शहादत के नाम से भी जाना जाता है। तो ढेकिया जुली अगर पूछ दे कभी शहादत, तो एक तो 1952 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुआ था, दूसरा कौन व्यक्ति से जुड़े थे, तिलेश्वरी कोच, एक महिला थी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कौन थी, महिला थी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये मृत्यु वाहिनी, ठीक है, मृत्यु वाहिनी जो आत्मघाती दस्ता था उसका इन्होंने क्या किया था, नेतृत्व भी किया था, ठीक है। चलिए ठीक है, ठीक है। आसफ अली ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो पहली बात तो ये अमेरिका में देखेंगे स्वतंत्र भारत के पहले राजदूत थे, पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1929 में जो सेंट्रल असेंबली में बम अभी हमने देखा था ना, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जो बम फेंका गया था, तो अब क्या हुआ था, जो भगत सिंह बटुकेश्वर ने फेंका था, तो उस केस की इन्होंने पैरवी की थी उनकी तरफ से। किसने किया था, आसफ अली ने। इस तरह से प्रश्न पूछता है, ठीक है। देखिए ये व्यक्ति हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, महालनोबिस, ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में इनका काफ़ी योगदान था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि इन्हीं के जन्म दिवस पे हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है।
इसके बाद आप इनके बारे में योगदान इनका देखिए, जो आप देखते हैं ना, जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, ठीक है। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो इनके नाम से ही जानी जाती है, जो 1955 से लेकर के 61 तक चली थी दूसरी पंचवर्षीय योजना देश के विकास के लिए, वो इनके ही नाम से इन्होंने ही तैयार की थी एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। और उन्होंने उस योजना में औद्योगिकीकरण पर, भारी उद्योगों पर क्या किया था, बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया था, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हालांकि भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण, जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे भी सम्मानित किया है, ठीक है। चलिए एक व्यक्ति और आते हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी। कौन आते हैं, गोविंद बल्लभ पंत जी। अब ये क्या थे, आप देखें उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है, तो इनको भी याद किया गया। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो याद रखिएगा कि इनका जन्म अल्मोड़ा उत्तराखंड में हुआ था। हुआ तो उत्तराखंड में था, उत्तराखंड तो हालांकि पहले तो यूपी का हिस्सा था, बाद में बना ना। और क्या था इनका योगदान, इन्होंने गृह मंत्री के रूप में भी काम किया है, ठीक है, भारत के गृह मंत्री के रूप में भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। और राज्यों के पुनर्गठन में भी इनका योगदान था। और इन्होंने उत्तर प्रदेश में हिंदू कोड बिल को पारित करवाने में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बाकी इन्हें 1957 में भारत रत्न भी प्रदान किया गया, यानी भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति भी हैं ये, ठीक है। फिर देखिए एक व्यक्ति और आते हैं, लाला हंसराज जी, ठीक है। तो लाला हंसराज जी के भी क्या मनाया गया, जयंती मनाई गई है, तो ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो आपने क्या देखा, इन्होंने ही राष्ट्रीय ध्वज के केंद्र में अशोक धर्म चक्र को शामिल करने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। इसके बाद देखिए ये सुकुमार सेन, सुकुमार सेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अभी देखेंगे तो इनकी बायोपिक बनाने की मतलब घोषणा की गई है। तो ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है। ये जो स्याही वाही का उपयोग करना है, ठीक है, इसका प्रयोग एक तरीके से देखा जाए तो इन्होंने ही किया था, ठीक ना। फिर ये श्यामलाल गुप्त पार्षद, कौन थे भाई साहब ये, इनको बस इतना याद रखिएगा, इन्होंने ही लिखा था जो देशभक्ति की किताब गाते हैं ना, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा गीत किसने लिखा है, तो झंडा गीत श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने ही लिखा है, 1924 में लिखा था, ठीक है। और इन्होंने दहेज प्रथा का काफ़ी सक्रिय विरोध भी किया था, ठीक है। और सच्चू नामक इन्होंने एक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया था, तो इनको भी याद किया गया है, ठीक है। एक व्यक्ति और आते हैं, ये सुचेता कृपलानी, किसी प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री थी, यानी पूरे भारत में अगर कोई पहली मुख्यमंत्री महिला बनी थी तो कौन बनी थी, सुचेता कृपलानी जी ही बनी थी, ठीक है। और ये कहाँ की बनी थी, तो उसमें आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की ही महिला बनी थी, ठीक है। 1963 से 67 तक ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी रही थी, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, रहने वाली तो हरियाणा की थी, अम्बाला की थी, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि जो संविधान सभा थी जिसमें 15 महिलाएं थीं, उनमें ये भी शामिल थीं, यानी सुचेता कृपलानी संविधान सभा में जो 15 महिलाओं ने भाग लिया था उसके अंतर्गत ये भी शामिल थी। साथ ही साथ ये पूरे भारत में बनने वाली पहली मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। पूरे भारत में पहली जो बनी थी वो महिला ही थी, ठीक है। तो चलिए ये हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। हमने क्या देखा, हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे बात की, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो इसे 2 की स्पीड में भी सुन सकते हैं, मुश्किल से आपका 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि शायद कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हमने सिर्फ पॉसिबिलिटी पे वर्क किया है, ठीक है। और वैसे भी जानते हैं पीटी निकालने के लिए थोड़ा बेसिक आपको जानना ज़रूरी होता है, लेकिन जो चर्चा में थे, जो क्वेश्चन बन सकते थे, ज़्यादातर प्रयास यही था कि हम उसी पे बात करें, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों।